शादी की रात बिल्कुल वह न हुआ जो मदन ने सोचा था। जब चकली भाभी ने फुसलाकर मदन को बीच वाले कमरे में धकेल दिया तो इंदु सामने शाल में लिपटी हुई अंधेरे का भाग बनी जा रही थी। बाहर चकली भाभी और दरियाबाद वाली फूफी और दूसरी औरतों की हंसी रात के खामोश पानियों में मिश्री की तरह धीरे धीरे घुल रही थी। औरतें सब यही समझती थीं, इतना बड़ा हो जाने पर भी मदन कुछ नहीं जानता, क्योंकि जब उसे बीच रात से जगाया तो वह हड़बड़ा रहा था। कहाँ ले जा रही हो मुझे? उन औरतों के अपने अपने दिन बीत चुके थे। पहली रात के बारे में उनके शरीर शौहरों ने जो कुछ कहा और माना था, उसकी गूंज उनके कानों में बाकी न रही थी। वह खुद रस बस चुकी थी और अब अपनी एक बहन को बसाने पर तुली हुई थी। जमीन की ये बेटियां मर्द को तो यूं समझती थी जैसे बादल का टुकड़ा है जिसकी तरफ बारिश के लिए मुंह उठाकर देखना ही पड़ता है। न बरसे तो मन्नतें माननी पड़ती हैं, चढ़ावे चढ़ाने पड़ते हैं, जादू टोने करने होते हैं। हालांकि मदन कालका जी की इस नई आबादी में घर के सामने की जगह में पड़ा उसी वक्त का मुंतजिर था। फिर शामत माल पड़ोसी सिप्पे की भैंस उसकी खाट ही के पास बंधी थी, जो बार बार फुकारती हुई मदन को सूंघ लेती थी और वह हाथ उठा उठा कर उसे दूर रखने की कोशिश करता। ऐसे में भला नींद का सवाल ही कहाँ था। समुंदर की लहरों और औरतों के खून को रास्ता बताने वाला चांद एक खिड़की के रास्ते से अंदर चला आया था और देख रहा था। दरवाजे के उस तरफ खड़ा मदन अगला कदम कहाँ रखता है। मदन के अपने अंदर एक घन गरज सी हो रही थी और उसे अपना यूं मालूम हो रहा था जैसे बिजली का खंभा है जिसे कान लगाने से उसे अंदर की सनसनाहट सुनाई दे जाएगी। कुछ देर यूं खड़े रहने के बाद उसने आगे बढ़कर पलंग को खींचकर चांदनी में कर दिया ताकि दुल्हन का चेहरा देख सके। फिर वह ठिठक गया जब उसने सोचा, इंदु मेरी बीवी है, कोई पराये औरत तो नहीं जिसे न छूने का सबक बचपन ही से पढ़ता आया हूँ। शाल में लिपटी हुई दुल्हन को देखते हुए उसने फर्ज कर लिया वहां इंदु का मुंह होगा, और जब हाथ बढ़ाकर उसने पास पड़ी घड़ी को छुआ तो वहीं इंदु का मुंह था। मदन ने सोचा था वह आसानी से मुझे अपना आप न देखने देगी, लेकिन इंदु ने ऐसा न किया। जैसे पिछले कई सालों से वह भी इसी लम्हे की मुंतजिर हो और किसी ख्याली भैंस के सूंघते रहने से उसे भी नींद न आ रही हो। गायब नींद और बंद आंखों का कर्ब अंधेरे के बावजूद सामने फड़फड़ाता हुआ नजर आ रहा था। थोड़ी तक पहुंचते हुए आमतौर पर चेहरा लंबूतरा हो जाता है, लेकिन यहाँ तो सभी गोल था। शायद इसीलिए चांदनी की तरफ गाल और होठों के बीच एक सायेदार खोपसी बनी हुई थी, जैसे दो सरसब्ज और शादाब तिलों के बीच होती है। माथा कुछ तंग था, लेकिन उस पर से एकाएक ही उठने वाले घुंघराले बाल। जब ही इंदु ने अपना चेहरा छुड़ा लिया, जैसे वह देखने की इजाजत तो देती हो लेकिन इतनी देर के लिए नहीं। आखिर शर्म की भी तो कोई हद होती है। मदन ने जरा सख्त हाथों से पूरी यूं ही सीहू हाँ करते हुए दुल्हन का चेहरा फिर से ऊपर को उठा दिया और शराबी सी आवाज में कहा, इंदु। इंदु कुछ डर सी गई। जिंदगी में पहली बार किसी अजनबी ने उसका नाम इस अंदाज से पुकारा था, और वह अजनबी किसी खुदाई हक से रात के अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता इस अकेली बेयार व मददगार औरत का अपना होता जा रहा था। इंदु ने पहली बार एक नजर ऊपर देखते हुए फिर आंखें बंद कर ली और सिर्फ इतना कहा, जी। उसे खुद अपनी आवाज किसी पाताल से आई हुई सुनाई दी। देर तक कुछ ऐसा ही होता रहा और फिर हौले हौले बात चल निकली। अब चली सो चली, वह थमने ही में न आती थी। इंदु के पिता, इंदु की माँ, इंदु के भाई, मदन के भाई बहन, बाप, उनके रेलवे सेल सर्विस की नौकरी, उनके मिजाज, कपड़ों की पसंद, खाने की आदत का भी जायजा लिया जाने लगा। बीच बीच में मदन बातचीत को तोड़कर कुछ और ही करना चाहता था, लेकिन इंदु तरह दे जाती थी। इंतहाई मजबूरी और लाचारी में मदन ने अपनी माँ का जिक्र छेड़ दिया, जो उसे 7 साल की उम्र में छोड़कर दी क्या रिजे से चलती बनी थी। जितनी देर जिंदा रही बेचारी, मदन ने कहा, बाबूजी के हाथ में दवाई की शीशियां रहीं। हम अस्पताल की सीढ़ियों पर और छोटा पाशी घर में चींटियों के बिल पर सोते रहे, और आखिर एक दिन 28 मार्च की शाम और मदन चुप हो गया। चंद ही लम्हों में वह रोने से जरा इधर और गिग्गी से जरा उधर पहुंच गया। इंदु ने घबराकर मदन का सर अपनी छाती से लगा लिया। उस रोने ने पल भर में इंदु को अपने पर से इधर, बेगानेपन से उधर पहुंचा दिया। मदन इंदु के बारे में कुछ और भी जानना चाहता था, लेकिन इंदु ने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ जी, पर माँ बाप देखे हैं, भाई और भाभियाँ देखी हैं, बीसियों और लोग देखे हैं, इसलिए मैं कुछ समझती बूझती हूँ। मैं अब तुम्हारी हूँ, अपने बदले में तुमसे एक ही चीज मांगती हूँ। रोते वक्त और उसके बाद भी एक नशा था। मदन ने कुछ बेसब्री और दरिया दिली के मिले जुले शब्दों में कहा, क्या मांगती हो? तुम जो भी कहोगी मैं दूंगा। पक्की बात? इंदु बोली। मदन ने कुछ उतावले होकर कहा, हाँ हाँ, कहा जो पक्की बात।
लेकिन इस बीच में मदन के मन में एक वसवसा आया, मेरा कारोबार पहले ही मंदा है, अगर इंदु कोई ऐसी चीज मांग ले जो मेरी पहुंच ही से बाहर हो तो फिर क्या होगा। लेकिन इंदु ने मदन के सख्त और फैले हुए हाथों को अपने मुलायम हाथों से समेटते हुए उन पर अपने गाल रखते हुए कहा, तुम अपने दुख मुझे दे दो। मदन सख्त हैरान हुआ, साथ ही अपने आप पर एक बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। उसने चांदनी में एक बार फिर इंदु का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ न जान पाया। उसने सोचा ये माँ या किसी सहेली का रटा हुआ फिक्रा होगा जो इंदु ने कह दिया। जब ही ये जलता हुआ आंसू मदन के हाथ की पुष्ट पर गिरा, उसने इंदु को अपने साथ लिपटाते हुए कहा, दिए। लेकिन इन सब बातों ने मदन से उसकी बहिमियत छीन ली थी। मेहमान एक एक करके सब रुखसत हुए। चकली भाभी 2 बच्चों को उंगलियों से लगाए सीढ़ियों की ऊंच नीच से तीसरा पेट संभालती हुई चल दी। दरियाबाद वाली फूफी जो अपने 9 लखे हार के गुम हो जाने पर शोर मचाती वावेला करती हुई बेहोश हो गई थी, और जो गुस्ल खाने में पड़ा हुआ मिल गया था, जहेज में से अपने हिस्से के 3 कपड़े लेकर चली गई। फिर चाचा गए, जिनको उनके जेपी हो जाने की खबर तार के जरिए मिली थी, और जो शायद बदहवासी में मदन की बजाय दुल्हन का मुंह चूमने चले थे। घर में बूढ़ा बाप रह गया था और छोटे बहन भाई। छोटी दुलारी तो हर वक्त भाभी की ही बगल में घुसी रहती। गली मोहल्ले की कोई औरत दुल्हन को देखे या ना देखे तो कितनी देर देखे, ये सब उसके इख्तियार में था। आखिर ये सब खत्म हुआ और आहिस्ता आहिस्ता पुरानी होने लगी, लेकिन काका जी की इस नई आबादी के लोग अब भी आ जाते। मदन तो उसके सामने रुक जाते और किसी भी बहाने से अदन चले आते। इंदु उन्हें देखते ही एकदम घूंघट खींच लेती, लेकिन उस छोटे से वक्फे में कुछ दिखाई दे जाता बिना घूंघट के दिखाई ही न दे सकता था। मदन का कारोबार गंदे बिरोजे का था। कहीं बड़ी सप्लाई वाले 2-3 जंगलों में चीड़ और देवदार के पेड़ों की जंगल में आग ने आ लिया था, और वह धड़ाधड़ जलते हुए खाक सियाह होकर रह गए थे। मैसूर और आसाम तरफ से मंगवाया हुआ बिरोजा महंगा पड़ता था और लोग उसे महंगे दामों खरीदने को तैयार न थे। एक तो आमदनी कम हो गई थी, उस पर मदन जल्दी ही दुकान और उसके साथ वाला दफ्तर बंद करके घर चला आता। घर पहुंचकर उसकी सारी कोशिश यही होती कि सब खाए पिए और अपने अपने बिस्तरों में दुबक जाएं। जब वो खाते वक्त खुद थालियां उठा कर बाप और बहन के सामने रखता और उनके खा चुकने के झूठे बर्तनों को समेटकर नल के नीचे रख देता। सब समझते बहू भाभी ने मदन के कान में कुछ फूंका है और अब वो घर के काम काज में दिलचस्पी लेने लगा है। मदन सबसे बड़ा था, कुंदन उससे छोटा और पाशी सबसे छोटा। जब कुंदन भाभी के स्वागत में सबके एक साथ बैठकर खाने पर इसरार करता तो बाप धनी राम वही डांट देता, खाओ तुम, वो कहता, वो भी खा लेंगे, और फिर रसोई में इधर उधर देखने लगता। और जब बहू खाने पीने से फारिग हो जाती और बर्तनों की तरफ मुतवज्जह होती तो बाबू धनी राम उसे रोकते हुए कहते, रहने दे बहू, बर्तन सुबह हो जाएंगे। इंदु कहती, नहीं बाबूजी, मैं अभी किए देती हूँ झपाके से। तब बाबू धनी राम एक लर्जती हुई आवाज में कहते, मदन की माँ होती बहू तो ये सब तुम्हें न करने देती। और इंदु एकदम अपने हाथ रोक लेती। छोटा पाशी भाभी से शर्माता था, इस ख्याल से कि दुल्हन की गोद झट से हरी हो। चमकी भाभी और दरियाबाद वाली फूफी ने एक रस्म पाशी ही को इंदु की गोद में डाला था। जब से इंदु उसे न सिर्फ देवर बल्कि अपना बच्चा समझने लगी थी। जब भी वो प्यार से पाशी को अपने बाजुओं में लेने की कोशिश करती तो वो घबरा उठता और अपना आप छुड़ाकर 2 हाथ की दूरी पर खड़ा हो जाता। देखता और हंसता रहता, पास आता तो दूर हटता। एक अजीब इत्तेफाक से ऐसे में बाबूजी हमेशा वहीं मौजूद होते और पाशी को डांटते हुए कहते, अरे जाना भाभी प्यार करती है, अभी से मर्द हो गया तू। और दुलारी तो पीछा ही न छोड़ती उसका, मैं तो भाभी के साथ ही सोऊंगी के इसरार ने बाबूजी के अंदर कोई जनार्दन जगा दिया था। एक रात इस बात पर दुलारी को जोर से चपत पड़ी और वो घर की आधी कच्ची आधी पक्की नाली में जा गिरी। इंदु ने लपकते हुए पकड़ा तो सर से दुपट्टा उड़ गया। बालों के फूल और चिड़िया, मान का सिंदूर, कानों के करण फूल सब नंगे हो गए। बाबूजी, इंदु ने सांस खींचते हुए कहा। एक साथ दुलारी को पकड़ने और सर पर दुपट्टा ओढ़ने में इंदु के पसीने छूट गए। इस बेमां की बच्ची को छाती से लगाए हुए इंदु ने उससे एक ऐसे बिस्तर में सुला दिया जहां सिरहाने ही सिरहाने, तकिए ही तकिए थे। न कहीं पैंती थी न काट के बाजू, चोट तो एक तरफ कहीं कुछ चुभने वाली चीज भी न थी। फिर इंदु की उंगलियां दुलारी के फोड़े ऐसे सर पर चलती हुई उसे दुखा भी रही थी और मजा भी दे रही थी। दुलारी के गालों पर बड़े बड़े और प्यारे प्यारे गड़े पड़ते थे। इंदु ने इन गड़ों का जायजा लेते हुए कहा, हाय री मुन्नी, तेरी सास मरे, कैसे गड़े पड़ रहे हैं गालों पर। मुन्नी ने मुन्नी की तरह कहा, गड़े तुम्हारे भी तो पड़ते हैं भाभी। हाँ मुन्नू, इंदु ने कहा और एक ठंडा सांस लिया।
मदन को किसी बात पर गुस्सा था। वो पास ही खड़ा सब कुछ सुन रहा था। मैं तो कहता हूँ एक तरह से अच्छा ही है। क्यों अच्छा क्यों है? इंदु ने पूछा। हाँ, न उगे बांस न बजे बांसुरी, सास न हो तो कोई झगड़ा नहीं रहता। इंदु ने एकाएक ही खफा होते हुए कहा, तुम जाओ जी, सो रहो जाकर, बड़े आए हो, आदमी जीता है तो लड़ता है ना, मरघट की चुपचाप से झगड़े भले। जाओ न, रसोई में तुम्हारा क्या काम? मदन खिसियाना होकर रह गया। बाबू धनी राम की डांट से बाकी बच्चे तो पहले ही अपने अपने बिस्तरों में यूं जा पड़े थे जैसे दफ्तरों में छुट्टियां स्टार्ट होती हैं। लेकिन मदन वहीं खड़ा रहा। एहतियाज ने उसे ढीठ और बेशर्म बना दिया था, लेकिन उस वक्त जब इंदु ने भी उसे डांट दिया तो वो रुहासा होकर अंदर चला गया। देर तक मदन बिस्तर में पड़ा कसम साता रहा, लेकिन बाबूजी के ख्याल से इंदु को आवाज देने की हिम्मत न पड़ती थी। उसकी बेसब्री की हद हो गई थी। जब मुन्नी को सुलाने के लिए इंदु की लोरी की आवाज सुनाई दी, तू आ निंदिया रानी बोराए मस्तानी, वही लोरी जो दुलारी मुन्नी को सुला रही थी, मदन की नींद भगा रही थी। अपने आप से बेजार होकर उसने जोर से चादर सर पर खींच ली। सफेद चादर के सर पर लपेटने और सांस के बंद करने से ख्वाह एक मुर्दे का तस्वुर पैदा हो गया। मदन को यूं लगा जैसे वो मर चुका है और उसकी दुल्हन इंदु उसके पास बैठी जोर जोर से सर पीट रही है, दीवार के साथ कलाइयां मार मार कर चूड़ियां तोड़ रही है और फिर बाहर लपक जाती है और बाहें उठा उठा कर अगले मोहल्ले के लोगों से फरियाद करती है, लोगों, मैं लुट गई। अब उसे दुपट्टे की परवाह नहीं, कमीज की परवाह नहीं, मांग का सिंदूर, बालों के फूल और चूड़ियां जज्बात और ख्यालात के तोते तक उड़ चुके हैं। मदन की आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। हालांकि रसोई में इंदु हंस रही थी, पल भर में अपने सुहाग के उजड़ने और फिर बस जाने से बेखबर। मदन जब हकायक की दुनिया में वापस आया तो आंसू पोंछते हुए अपने उस रोने पर हंसने लगा। उधर इंदु तो हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी दबी दबी थी। बाबूजी के ख्याल से वो कभी ऊंची आवाज में न हंसती थी जैसे खिलखिलाहट कोई नंगापन है, खामोशी, दुपट्टा और दबी दबी हंसी एक घूंघट। फिर मदन ने इंदु का एक ख्याली बुत बनाया और उससे बीसियों बातें कर डाली। यूं उससे प्यार किया जैसे अभी तक न किया था। वो फिर अपनी दुनिया में लौटा जिसमें साथ का बिस्तर खाली था। उसने हौले से आवाज दी, इंदु एक ऊँख सी आई, लेकिन साथ ही यूं लगा जैसे शादी की रात वाली पड़ोसी सिप्ते की भैंस मुंह के पास पुकारने लगी है। वो एक बेकली के आलम में उठा, फिर रसोई की तरफ देखते सर को खुजाते हुए 2-3 जमाइयां लेकर लेट गया, सो गया। मदन जैसे कानों को कोई संदेशा देकर सोया था। जब इंदु की चूड़ियां बिस्तर की सलवटें सीधी करने से खनक उठी तो वो भी हड़बड़ा कर उठ बैठा। यूं एकदम जागने में मोहब्बत का जज्बा और भी तेज हो गया था। प्यार की करवटों को तोड़े बगैर आदमी सो जाए और एकाएक ही उठे तो मोहब्बत दम तोड़ देती है। मदन का सारा बदन अंदर की आग से फूंक रहा था और यही उसके गुस्से का कारण बन गया। जब उसने बौखलाए हुए अंदाज में कहा, सो तुम आ गई? हाँ, मुन्नी मर गई। इंदु झुकी झुकी एकदम सीधी खड़ी हो गई। हाय राम, उसने नाक पर उंगली रखते हुए हाथ मलते हुए कहा, क्या कह रहे हो, मरे क्यों बेचारी? माँ बाप की एक ही बेटी। हाँ, मदन ने कहा, भाभी की एक ही नन। और एकदम तहकुमाना लहजा इख्तियार करते हुए बोला, ज्यादा मुंह मत लगाओ उस चुड़ैल को। क्यों, उसमें क्या पाप है? यही पाप है, मदन ने और चिढ़ते हुए कह, वो पीछा ही नहीं छोड़ती तुम्हारा। जब देखो जोक की तरह चिती हुई है, दफान ही नहीं होती। हाँ, इंदु ने मदन की चारपाई पर बैठते हुए कहा, बहनों और बेटियों को यूं तो धुतकारना नहीं चाहिए। बेचारी 2 दिन की मेहमान, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन तो चल ही देगी। उसके बाद इंदु कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो चुप हो गई। उसकी आंखों के सामने अपने माँ बाप, भाई बहन, चचा भी घूम गए। कभी वो भी उनकी दुलारी थी जो पलक झपकते ही न्यारी हो गई। और फिर दिन रात उसके निकाले जाने की बातें होने लगी, जैसे घर में कोई बड़ी सी बावी है जिसमें कोई नागिन रहती है और जब तक वो पकड़कर फिनकवाई नहीं जाती, घर के लोग आराम की नींद सो नहीं सकते। दूर दूर से कीलने वाले, नथन करने वाले, दांत फोड़ने वाले मांदरी बुलवाए गए और बड़े धतूरे और मोती सागर। आखिर एक दिन उत्तर पश्चिम की तरफ से लाल आंधी आई जो साफ हुई तो एक लारी खड़ी थी जिसमें गोटे किनारी में लिपटी हुई एक दुल्हन बैठी थी। पीछे घर में एक सर पर बुझती हुई शहनाई बीन की आवाज मालूम हो रही थी। फिर एक धचके के साथ लारी चल दी। मदन ने कुछ बरफरोख्तगी के आलम में कहा, तुम औरतें बड़ी चालाक होती हो। अभी कल ही इस घर में आई हो और यहाँ के सब लोग तुम्हें हमसे ज्यादा प्यार करने लगते हैं। हाँ, इंदु ने इस बात में कहा, ये सब झूठ है, ये हो ही नहीं सकता। तुम्हारा मतलब है मैं, दिखावा है ये सब? हाँ, अच्छा जी।
इंदु ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, ये सब दिखावा है मेरा। और इंदु उठकर अपने बिस्तर में चली गई और सिरहाने में मुंह छुपा कर सिसकियां भरने लगी। मदन उसे मनाने वाला ही था कि इंदु खुद ही उठकर मदन के पास आ गई और सख्ती से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम जो हर वक्त जली कटी कहते रहते हो, हुआ क्या है तुम्हें? शौहराना रौब दाब के लिए मदन के हाथ बहाना आ गया था। जाओ जाओ, सो जाओ जाके। मदन ने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना। तुम्हें कुछ नहीं लेना, मुझे तो लेना है। इंदु बोली, जिंदगी भर लेना है, और वो छीना झपटी करने लगी। मदन उसे धुतकारता था और वो उससे लिप्त लिप्त जाती थी। वो उस मछली की तरह थी जो बहाव में बह जाने की बजाय आबशार की तेज धारे को काटती हुई ऊपर ही ऊपर पहुंचना चाहती हो। चुटकियां लेते हुए, हाथ पकड़ती, रोती हंसती वो कह रही थी, फिर मुझे फाफा कुटनी कहोगे? वो तो सभी औरतें होती हैं। ठहरो, तुम्हारी तो यूं मालूम हुआ जैसे इंदु कोई गाली देने वाली हो और उसने मुंह में कुछ मिनमिनाया भी। मदन ने मुड़ते हुए कहा, क्या कहा? और इंदु ने अब की सुनाई देने वाली आवाज में दोहराया। मदन खिलखिलाकर हंस पड़ा। अगले ही लम्हे इंदु मदन के बाजुओं में थी और कह रही थी, तुम मर्द लोग क्या जानो, जिससे प्यार होता है उसके सभी अजीज प्यारे मालूम होते हैं। क्या बाप, क्या भाई और क्या बहन। और एकाएक ही कहीं दूर से देखते हुए बोली, मैं तो दुलारी मुन्नी का ब्याह करूंगी। हद हो गई, मदन ने कहा, अभी एक हाथ की हुई नहीं और ब्याह की सोचने लगी। तुम्हें एक हाथ की लगती है ना? इंदु बोली और फिर अपने हाथ मदन की आंखों पर रखते हुए कहने लगी, जरा आंखें बंद करो और फिर खोलो। मदन ने सचमुच ही आंखें बंद कर ली और जब कुछ देर तक न खोली तो इंदु बोली, अब खोलो भी। इतनी देर में तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। जब ही मदन ने आंखें खोल दी, लम्हा भर के लिए उससे यूं लगा जैसे सामने इंदु नहीं मुन्नी बैठी है और वो खोसा गया। मैंने तो अभी से 4 सूट और कुछ बर्तन अलग कर डाले हैं इसके लिए। और जब मदन ने कोई जवाब न दिया तो उसे झिझोड़ते हुए बोली, तुम क्यों परेशान होते हो? याद नहीं अपना वचन? तुम अपने दुख मुझे दे चुके हो। मदन ने चौंकते हुए कहा और जैसे बेफिक्र हो गया, लेकिन अब के जब उसने इंदु को अपने साथ लिपटाया तो वहां एक जिस्म ही नहीं रह गया था, साथ एक रूह भी शामिल हो गई थी। मदन के लिए इंदु रूह ही रूह थी। इंदु का जिस्म भी था, लेकिन हमेशा किसी न किसी वजह से मदन की नजरों से ओझल ही रहा। एक पर्दा था, ख्वाब के तारों से बना हुआ, आहों के धुएं से रंगीन, कहों की जरतारी से चकाचौंध, जो हर वक्त इंदु को ढांपे रहता था। मदन की निगाहों और उसके हाथों के दुशासन सदियों से द्रौपदी का चीरहरण करते आए थे, जो कि हर आम में बीवी कहलाती है, लेकिन हमेशा उसे आसमानों से थानों के थान, गजों के गज का पड़ा नंगापन ढांपने के लिए मिलता आया था। दुशासन थक हार के यहाँ वहाँ गिरे पड़े थे, लेकिन द्रौपदी वहीं खड़ी थी, इज्जत और पाकीज़गी की एक सफेद और बेदाग साड़ी में मलबूस वह देवी लग रही थी। और मदन के लौटते हुए हाथ खजालत के पसीने से तर हुए, जिसे सुखाने के लिए वह उन्हें ऊपर हवा में उठा देता और फिर उंगलियों के बीच में झांकता इंदु का मरमरी जिस्म खुश रंग और गुदाज सामने पड़ा होता। इस्तेमाल के लिए पास, इब्तिजाल के लिए दूर। कभी जब इंदु की नाकाबंदी हो जाती तो इस किस्म के फिक्रे होते, हाय जी, घर में छोटे बड़े हैं, वह क्या कहेंगे। मदन कहता, छोटे समझते नहीं, बड़े अनजान बन जाते हैं। इसी दौरान में बाबू धनी राम की तब्दीली सहारनपुर हो गई। वहां वह रेलवे मेल सर्विस में सिलेक्शन ग्रेड के हेड क्लर्क हो गए। इतना बड़ा क्वार्टर मिला कि उसमें 8 कुबे रह सकते थे, लेकिन बाबू धनी राम उसमें अकेले ही टांगे फैलाए खड़े रहते। जिंदगी भर वह बाल बच्चों से कभी अलहदा नहीं हुए थे, सख्त घरेलू किस्म के आदमी। आखिर जिंदगी में इस तन्हाई ने उनके दिल में वहशत पैदा कर दी, लेकिन मजबूरी थी। बच्चे सब दिल्ली में मदन और इंदु के पास और वही स्कूल में पढ़ते थे। साल के खात्मे से पहले उन्हें बीच में उठाना उनकी पढ़ाई के लिए अच्छा न था। बाबूजी को दिल के दौरे पड़ने लगे। बारे गर्मी की छुट्टियां हुई। उनके बार बार लिखने पर मदन ने इंदु को कुंदन, पाशी और दुलारी के साथ सहारनपुर भेज दिया। धनी राम की दुनिया चमक उठी। कहाँ उन्हें दफ्तर के काम के बाद फुर्सत ही फुर्सत थी और कहाँ अब काम ही काम था। बच्चे बच्चों ही की तरह जहाँ कपड़े उतारते हैं वहीं पड़े रहने देते और बाबूजी उन्हें समेटते हुए फिरते। अपने मदन से दूर अलसानी हुई रती। इंदु तो अपने पहनावे तक से गाफिल हो गई थी। वह रसोई में यूं फिरती थी जैसे कांजी हाउस में गाय, बाहर की तरफ मुंह उठा उठा कर अपने मालिक को ढूंढा करती हो। काम वाम करने के बाद वह कभी अंदर टरनकों पर लेट जाती, कभी बाहर कनेर के बूटे के पास और कभी आम के पेड़ तले, जो आंगन में खड़ा सैकड़ों हजारों दिलों को थामे हुए था। सावन भादों में ढलने लगा। आंगन में बाहर का दरीचा खुलता तो कंवारियां, नई ब्याही हुई लड़कियां पिंग बढ़ाते हुए गाती, डॉट डॉट झूला कीने दारो रे अमरिया।
और फिर गीत के बोल के मुताबिक 2 झूलती और 2 झुलाती और कहीं 4 मिल जाती तो भूल भुलैया हो जाती। अधेड़ उम्र की बूढ़ी औरतें एक तरफ खड़ी तका करती। इंदु को मालूम होता जैसे वह भी उनमें शामिल हो गई है। जब ही वह मुंह फेर लेती और ठंडी सांसें भरती हुई सो जाती। बाबूजी पास से गुजरते तो उसे जगाने उठाने की जरा भी कोशिश न करते, बल्कि मौका न पाकर उस शलवार को जो बहू धोती से बदल आती और जिसे वो हमेशा अपनी सास वाले पुराने संदल के संदूक पर फेंक देती, उठाकर खूंटी पर लटका देते। ऐसे में इन्हीं सब से नजरें बचाना पड़ती, लेकिन अभी शलवार को समेटकर मुड़ते ही तो नीचे कोने में निगाह बहू के महरम पर पड़ जाती। तब उनकी हिम्मत जवाब दे जाती और वो शिताबी कमरे से निकल भागते, जैसे सांप का बच्चा बिल से बाहर आ गया हो। फिर बरामदे में उनकी आवाज सुनाई देने लगी, ओम नमो भगवते वासुदेवा। अड़ोस पड़ोस की औरतों ने बाबूजी की बहू की खूबसूरती की दास्तानें दूर दूर तक पहुंचा दी थी। जब कोई औरत बाबूजी के सामने बहू के प्यारेपन और सुडौल जिस्म की बातें करती तो वो खुशी से फूल जाते और कहते, हम तो धन्य हो गए अमी चंद की माँ, शुक्र है हमारे घर में भी कोई सेहत वाला जीव आया। और ये कहते हुए उनकी निगाहें कहीं दूर पहुंच जाती, जहां दिख के आरिज़े थे, दवाई की शीशियां, अस्पताल की सीढ़ियां या चोटियों के बिल। निगाह करीब आती तो मोटे मोटे गदराए हुए जिस्म वाले कई बच्चे बगल में जांघ पर, गर्दन पर चढ़ते उतरते हुए महसूस होते और ऐसा मालूम होता जैसे अभी और आ रहे हैं। पहलू पर लेटी हुई बहू की कमर जमीन के साथ और कूल्हे छत के साथ लग रहे हैं और वो धड़ाधड़ बच्चे जनती जा रही है और उन बच्चों की उम्र में कोई फर्क नहीं, कोई बड़ा है न छोटा, सभी एक से जुड़वा तवाम। ओम नमो भगवते। आसपास के सब लोग जान गए थे इंदु बाबूजी की चहेती बहू है। चुनाचे दूध और छाछ के मटके धनीराम के घर आने लगे और फिर एकदम सलामदीन गुर्जर ने फरमाइश कर दी। इंदु से कहा, बीबी मेरा बेटा RMS में कुली रखवा दो, अल्लाह तुमको अच्छा देगा। इंदु के इशारे की देर थी कि सलामदीन का बेटा नौकर हो गया, वो भी सार्टर। जो न हो सका उसकी किस्मत आसामियां ज्यादा न थी। बहू के खाने पीने और उसकी सेहत का बाबूजी ख्याल रखते थे। दूध पीने से इंदु को चिढ़ थी। वो रात के वक्त खुद दूध को बालाई में फैंट गिलास में डाल बहू को पिलाने के लिए उसकी खटिया के पास आ जाते। इंदु अपने आप को समेटते हुए उठती और कहती, नहीं बाबूजी मुझसे नहीं पिया जाता, तेरा तो ससुर भी पिएगा। वो मजाक से कहते, तो फिर आप पी लीजिए ना। इंदु हंसती हुई जवाब देती और बाबूजी एक मसनूई गुस्से से बरस पड़ते, तू चाहती है बाद में तेरी भी वही हालत हो जो तेरी सास की हुई। हूँ। इंदु लाज से रूठने लगी। आखिर क्यों न रूठती? वो लोग नहीं रूठते जिन्हें मनाने वाला कोई न हो, लेकिन यहाँ मनाने वाले सब थे, रूठने वाला सिर्फ एक। जब इंदु बाबूजी के हाथ से गिलास न लेती तो वो उसे खटिया के पास सिरहाने के नीचे रख देते और ले ये पड़ा है, तेरी मर्जी है तो पी, नहीं मर्जी तो न पी, कहते हुए चल देते। अपने बिस्तर पर पहुंचकर धनी राम दुलारी मुन्नी के पास खेलने लगते। दुलारी को बाबूजी के नंगे पिंडे के साथ पिंडा घुसाने और फिर पेट पर मुंह रखकर फनकड़ा फुलाने की आदत थी। आज जब बाबूजी और मुन्नी ये खेल खेल रहे थे, हंस हंसा रहे थे, तो मुन्नी ने भाभी की तरफ देखते हुए कहा, दूध तो खराब हो जाएगा बाबूजी। भाभी तो पीती ही नहीं। पिएगी जरूर पिएगी बेटा, बाबूजी ने दूसरे हाथ से पाशी को लिपटाते हुए कहा, औरतें घर की किसी चीज को खराब होते नहीं देख सकती। अभी ये फिक्रा बाबूजी के मुंह ही में होता कि एक तरफ से खुश है खसम खानी की आवाज आने लगती। पता चलता बहू बिल्ली को भगा रही है और फिर गट सी सुनाई देती और सब जान लेते बहू भाभी ने दूध पी लिया। कुछ देर के बाद कुंदन बाबूजी के पास आता और कहता, बाबूजी भाभी रो रही है। हाय बाबूजी कहते और फिर उठकर अंधेरे में दूर उसी तरफ देखने लगते जिधर बहू की चारपाई पड़ी होती। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद वो फिर लेट जाते और कुछ समझते हुए कुंदन से कहते, जा तू सो जा, वह भी सो जाएगी अपने आप। और फिर लेटते हुए बाबू धनीराम आसमान पर खुले हुए परमात्मा के गुलजार को देखने लगते और अपने मन में भगवान से पूछते, चांदी के इन खुलते बंद होते हुए फूलों में मेरा फूल कहाँ है? और फिर पूरा आसमान उन्हें दर्द का एक दरिया दिखाई देने लगता और कानों में मुसलसल एक आहू की आवाज सुनाई देती, जिसे सुनते हुए वो कहते, जब से दुनिया बनी है इंसान कितना रोया है। और रोते रोते सो जाते। इंदु के जाने से 20-25 रोज ही में मदन ने वावेला शुरू कर दिया। उसने लिखा, मैं बाजार की रोटियां खाते खाते तंग आ गया हूँ, मुझे कब्ज हो गई है, गुर्दे का दर्द शुरू हो गया है। फिर जैसे दफ्तर के लोग छुट्टी की अर्जी के साथ डॉक्टर का सर्टिफिकेट भेज देते हैं, मदन ने बाबूजी को एक दूसरे से तस्दीक की चिट्ठी लिखवा भेजी। उस पर भी जब कुछ न हुआ तो एक डबल तार जवाबी।
जवाबी तार के पैसे मारे गए, लेकिन बला से इंदु और बच्चे लौट आए थे। मदन ने इंदु से 2 दिन सीधे मुंह बात ही न की। ये दुख भी इंदु ही का था। एक दिन मदन को अकेले में पाकर वो पकड़ बैठी और बोली, इतना मुंह फुलाए बैठे हो, मैंने क्या किया है? मदन ने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, छोड़, दूर हो जा मेरी आंखों से कमीनी। यही कहने के लिए इतनी दूर से बुलवाया है? हाँ, हटाओ अब, खबरदार, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। जो तुम आना चाहती तो क्या बाबूजी रोक लेते? इंदु ने बेबसी से कहा, हाय जी, तुम बच्चों की सी बातें करते हो। मैं उन्हें भला कैसे कह सकती थी? सच पूछो तो तुमने मुझे बुलवाकर बाबूजी पर तो बड़ा जुल्म किया है। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, उनका जी बहुत लगा हुआ था बाल बच्चों में। और मेरा जी, तुम्हारा जी, तुम तो कहीं भी लगा सकते हो। इंदु ने शरारत से कहा और इस तरह से मदन की तरफ देखा कि उसकी मुदाफिक तक की सारी कुव्वतें खत्म हो गईं। यूं भी उसे किसी अच्छे से बहाने की तलाश थी। उसने इंदु को पकड़कर सीने से लगा लिया और बोला, बाबूजी तुमसे बहुत खुश थे। हाँ, इंदु बोली, एक दिन मैं जागी तो देखा सिरहाने खड़े मुझे देख रहे हैं। ये नहीं हो सकता। अपनी कसम नहीं, मेरी कसम खाओ। तुम्हारी कसम तो मैं नहीं खाती, कोई कुछ भी दे। हाँ, मदन ने सोचते हुए कहा, किताबों में इसे सेक्स कहते हैं। सेक्स? इंदु ने पूछा, वो क्या होता है? वही जो मर्द और औरत के बीच होता है। हाय राम, इंदु ने एकदम पीछे हटते हुए कहा, गंदे कहीं की शर्म नहीं आई बाबूजी के बारे में ऐसा सोचते हुए? तो बाबूजी को ना आई तुझे देखते हुए? क्यों? इंदु ने बाबूजी की तरफदारी करते हुए कह, वो अपनी बहू को देखकर खुश हो रहे होंगे। क्यों नहीं, जब बहू तुम ऐसी हो। तुम्हारा मन गंदा है, इंदु ने नफरत से कहा, इसलिए तुम्हारा कारोबार भी गंदे बिरोजे का है। तुम्हारी किताबें सब गंदगी से भरी पड़ी हैं। तुम्हें और तुम्हारी किताबों को इसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे तो जब मैं बड़ी हो गई थी तो मेरे पिताजी ने मुझसे अधिक प्यार करना शुरू कर दिया था। तो क्या वो भी वह था निगुणा जिसका तुम अभी नाम ले रहे थे? और फिर इंदु बोली, बाबूजी को यहाँ बुला लो, उनका वहाँ जरा भी जी नहीं लगता। वो दुखी होंगे तो क्या तुम दुखी नहीं होगे? मदन अपने बाप से बहुत प्यार करता था। घर में माँ की मौत ने बड़ा होने के कारण सबसे ज्यादा असर मदन पर ही किया था। उसे अच्छी तरह से याद था, माँ के बीमार रहने के बाद जब भी उसकी मौत का ख्याल मदन के दिल में आता तो आंखें मूंदकर प्रार्थना शुरू कर देता, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो। अब वो नहीं चाहता था कि बाप की छत्र छाया भी सर से उठ जाए, खासतौर पर ऐसे में जबकि वो अपने कारोबार को भी जमा नहीं पाया था। उसने गैर यकीनी लहजे में इंदु से सिर्फ इतना कहा, अभी रहने दो बाबूजी को, शादी के बाद हम दोनों पहली बार आजादी के साथ मिल सकते हैं। तीसरे चौथे रोज बाबूजी का आंसुओं में डूबा हुआ खत आया। मेरे प्यारे मदन के तखातुब में मेरे प्यारे के अल्फाज शोर पानियों में धुल गए थे। लिखा था, बहू के यहाँ होने पर मेरे तो वही पुराने दिन लौट आए थे। तुम्हारी माँ के दिन जब हमारी नई शादी हुई थी तो वो भी ऐसी ही अलहड़ थी। ऐसे में उतारे हुए कपड़े इधर उधर फेंक देती और पिताजी समेटते फिरते। वही संदल का संदूक, वही 20वीं खलजन में बाजार जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, कुछ नहीं तो दही बड़े या रबड़ी ला रहा हूँ। अब घर में कोई नहीं, वो जगह जहाँ संदल का संदूक पड़ा था खाली है। और फिर एक आध सतर और भूल गई थी। आखिर में लिखा था, दफ्तर से लौटते समय यहाँ के बड़े बड़े अंधे कमरों में दाखिल होते हुए मेरे मन में एक हौसला उठता है। और फिर बहू का ख्याल रखना, उसे किसी ऐसी वैसी दाया के हवाले मत करना। इंदु ने दोनों हाथों से चिट्ठी पकड़ ली, सांस खींच ली, आंखें फैलाती शर्म से पानी पानी होती हुई बोली, मैं मर गई। बाबूजी को कैसे पता चल गया? मदन ने चिट्ठी छुड़ाते हुए कहा, बाबूजी क्या कहते हैं? दुनिया देखी है, हमें पैदा किया है। हाँ मगर, इंदु बोली, अभी दिन ही कहे हुए हैं। और फिर उसने एक तेज सी नजर अपने पेट पर डाली जिसने अभी बढ़ना भी शुरू नहीं किया था, और जैसे बाबूजी या कोई और देख रहा हो। उसने साड़ी का पल्लू उस पर खींच लिया और कुछ सोचने लगी। जब ही एक चमक सी उसके चेहरे पर आई और वो बोली, तुम्हारी ससुराल से शीरीनी आएगी। मेरी ससुराल? ओह हाँ, मदन ने रास्ता पाते हुए कहा, कितनी शर्म की बात है। अभी 6-8 महीने शादी के हुए हैं और चला आ रहा है। और उसने इंदु के पेट की तरफ इशारा किया। मदन की टांगे अभी तक कांप रही थी। उस वक्त खौफ से नहीं, तसल्ली से। चला आया है या तुम लाए हो? तुम, सब कसूर तुम्हारा है। कुछ औरतें होती ही ऐसी हैं। तुम्हें पसंद नहीं? एकदम नहीं। क्यों? 4 दिन तो मजे ले लेते जिंदगी के, क्या ये जिंदगी का मजा नहीं? इंदु ने सदमा ज़दा लहजे में कहा, मर्द औरत शादी किस लिए करते हैं?
भगवान ने बिन मांगे दे दिया ना, पूछो उनसे जिनके नहीं होता। फिर वो क्या कुछ करते हैं, पीरों फकीरों के पास जाते हैं, समाधियों मजारों पर चोटियां बांधती हैं, शर्म व हया तज कर दरियाओं के किनारे नंगी होकर सरकंडे काटती, शमशानों में मसान जगाती हैं। अच्छा अच्छा मदन बोल, तुमने बखान ही शुरू कर दिया। औलाद के लिए थोड़ी उम्र पड़ी थी, होगा तो। इंदु ने सरजनिश के अंदाज में उंगली उठाते हुए कहा, जब तुम इसे हाथ भी मत लगाना, वो तुम्हारा नहीं मेरा होगा। तुम्हें तो इसकी जरूरत नहीं, पर इसके दादा को बहुत है, ये मैं जानती हूँ। और फिर कुछ खजल, कुछ सदमा ज़दा होकर इंदु ने अपना मुंह दोनों हाथों से छिपा लिया। वो सोचती थी पेट में इस नन्ही सी जान को पालने के सिलसिले में इस जान का होता सोता थोड़ी बहुत हमदर्दी तो करेगा ही, लेकिन मदन चुपचाप बैठा रहा, एक लफ्ज भी उसने मुंह से न निकाला। इंदु ने चेहरे पर से हाथ उठाकर मदन की तरफ देखा और होने वाली पहलौटन के खास अंदाज में बोली, वो तो जो कुछ मैं कह रही हूँ सब पीछे होगा। पहले तो मैं बचूंगी ही नहीं, मुझे बचपन से वहम है इस बात का। मदन भी जैसे खाइफ हो गया, ये खूबसूरत चीज जो हामिला हो जाने के बाद और भी खूबसूरत हो गई है, मर जाएगी। उसने पीठ की तरफ से इंदु को थाम लिया और फिर खींचकर अपने बाजुओं में ले आया और बोला, तुझे कुछ ना होगा इंदु, मैं तो मौत के मुंह से भी छीन कर ले आऊंगा तुझे। अब सावित्री की नहीं, सत्यवान की बारी है। मदन से लिपट कर इंदु भूल ही गई कि उसका अपना भी कोई दुख है। उसके बाद बाबूजी ने कुछ न लिखा। अलबत्ता सहारनपुर से एक सार्टा आया जिसने सिर्फ इतना बताया कि बाबूजी को फिर से दौरे पड़ने लगे हैं। एक दौरे में तो वो करीब करीब चल ही बसे थे। मदन डर गया, इंदु रोने लगी। सार्टा के चले जाने के बाद हमेशा की तरह मदन ने आंखें मूंद ली और मन ही मन में पढ़ने लगा, ओम नमो भगवते। दूसरे रोज ही मदन ने बाप को चिट्ठी लिखी, बाबूजी चले आओ, बच्चे बहुत याद करते हैं और आपकी बहू भी, लेकिन आखिरी नौकरी थी, अपने बस की बात थोड़ी थी। धनी राम के खत के मुताबिक वो छुट्टी का बंदोबस्त कर रहे थे। उनके बारे में दिन ब दिन मदन का एहसास से जुर्म बढ़ने लगा। अगर मैं इंदु को वहीं रहने देता तो मेरा क्या बिगड़ जाता। विजयदशमी से एक रात पहले मदन इस्तिराब के आलम में बीच वाले कमरे के बाहर बरामदे में टहल रहा था कि अंदर से रोने की आवाज आई और वो चौंक कर दरवाजे की तरफ लपका। बेगम दाया बाहर आई और बोली, मुबारक हो बाबूजी, लड़का हुआ है। लड़का, मदन ने कहा और फिर मुतफिकिराना लहजे में बोला, बीबी कैसी है। बेगम बोली, खैर महर है, मैंने अभी तक उसे लड़की ही बताई है, जचा ज्यादा खुश हो जाए तो उसकी आंवल नहीं गिरती ना। ओ, मदन ने बेवकूफों की तरह आंखें झपकते हुए कहा और कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ा। बेगम ने उसे वहीं रोक दिया और कहने लगी, तुम्हारा अंदर क्या काम। और फिर एकाएक ही दरवाजा भेड़कर अंदर लपक गई, या शायद इसलिए कि जब कोई इस दुनिया में आता है तो इर्द गिर्द के लोगों की यही हालत होती है। मदन ने सुन रखा था जब लड़का पैदा होता है तो घर के दरो दीवार लर्जने लगते हैं, गोया डर रहे हैं कि बड़ा होकर हमें बेचेगा या रखेगा। मदन ने महसूस किया कि जैसे सचमुच ही दीवारें कांप रही थी। जचगी के लिए चकली भाभी तो ना आई थी क्योंकि उसका अपना बच्चा तो बहुत छोटा था। अलबत्ता दरियाबाद वाली फूफी जरूर पहुंची थी जिसने पैदाइश के वक्त राम 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 की रट लगा दी थी और अब वही रट मध्यम हो रही थी। जिंदगी भर मदन को अपना आप इस कदर फजूल और बेकार न लगा था। इतने में फिर दरवाजा खुला और फूफी निकली। बरामदे की बिजली की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा भूत के चेहरे की तरह एकदम दूधिया नजर आ रहा था। मदन ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, इंदु ठीक है न फूफी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फूफी ने 3-4 बार कहा और फिर अपना लर्जता हुआ हाथ मदन के सिर पर रखकर उसे नीचा किया, चुमा और बाहर लपक गई। फूफी बरामदे के दरवाजे में से बाहर जाती हुई नजर आ रही थी। वो बैठक में पहुंची जहां बाकी बच्चे सो रहे थे। फूफी ने एक एक के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर छत की तरफ आंखें उठाकर मुंह में कुछ बोली और फिर निढालसी होकर मुन्नी के पास लेट गई। और अधि उसके फड़कते हुए शानों से पता चल रहा था जैसे रो रही है। मदन हैरान हुआ, फूफी तो कई जचगियों से गुजर चुकी है, फिर क्यों न उसकी रूह कांप उठी है। फिर उधर के कमरे से हर मल की बू बाहर लपकी। धुएं का एक गुबार सा आया जिसने मदन का अहाता कर लिया। उसका सिर चकरा गया। जब ही बेगम दाया कपड़े में कुछ लपेटे हुए बाहर निकली। कपड़े पर खून ही खून था जिसमें कुछ कतरे निकलकर फर्श पर गिर गए। मदन के होश उड़ गए। उसे मालूम न था कि वो कहाँ है। आंखें खुली हुई थीं और कुछ दिखाई न दे रहा था। बीच में इंदु की एक मरघिल्ली सी आवाज आई, हाय, और फिर बच्चे के रोने की आवाज। 3-4 दिन में बहुत कुछ हुआ। मदन ने घर के एक तरफ गड़ा खोदकर आंवल को दबा दिया। कुत्तों को अंदर आने से रोका लेकिन उसे कुछ याद न था।
उससे यूं लगा जैसे हरमल की बू दिमाग में बस जाने के बाद आज ही उससे होश आया है। कमरे में वो अकेला ही था और इंदु, नंद और जसोदा, और दूसरी तरफ नंदलाल। इंदु ने बच्चे की तरफ देखा और कुछ टोल लेने किस्से अंदाज में बोली, बिल्कुल तुम ही पर गया है होगा। मदन ने एक उचटती हुई नजर बच्चे पर डालते हुए कहा, मैं तो कहता हूँ शुक्र है भगवान का कि तुम बच गई। हाँ, इंदु बोली, मैं तो समझती थी। शुभ शुभ बोलो, मदन ने एकदम इंदु की बात काटते हुए कहा, यहाँ तो जो कुछ हुआ है मैं तो अब तुम्हारे पास भी नहीं फटकूंगा। और मदन ने जबान दांतों तले दबा ली। तौबा करो, इंदु बोली। मदन ने उसी दम कान अपने हाथ से पकड़ लिए और इंदु नहीफ आवाज में हंसने लगी। बच्चा होने के कई रोज तक इंदु की नाफ ठिकाने पर न आई। वो घूम घूम कर उस बच्चे की तलाश कर रही थी जो अब उससे परे बाहर की दुनिया में जाकर अपनी असली माँ को भूल गया था। अब सब कुछ ठीक था और इंदु शांति से इस दुनिया को तक रही थी। मालूम होता था उसने मदन ही के नहीं दुनिया भर के गुनाहगारों के गुनाह माफ कर दिए हैं और देवी बनकर दया और करुणा के प्रसाद बांट रही है। मदन ने इंदु के मुंह की तरफ देखा और सोचने लगा, इस सारे खून खराबे के बाद कुछ दुबली होकर इंदु और भी अच्छी लगने लगी है। जब ही एकाएक ही इंदु ने दोनों हाथ अपनी छातियों पर रख लिए। क्या हुआ? मदन ने पूछा। कुछ नहीं, इंदु थोड़ा सा उठने की कोशिश करके बोली, इसे भूख लगी है, और उसने बच्चे की तरफ इशारा किया। इससे भूख? मदन ने पहले बच्चे की तरफ और फिर इंदु की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला? देखते नहीं, इंदु नीचे की तरफ निगाह करते हुए बोली, सब कुछ गीला हो गया है। मदन ने गौर से ढीले ढाले गले की तरफ देखा। झरझर दूध बह रहा था और एक खास किस्म की बू आ रही थी। फिर इंदु ने बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, उसे मुझे दे दो। मदन ने हाथ पिंगुड़ी की तरफ बढ़ाया और उसी दम खींच लिया। फिर कुछ हिम्मत से काम लेते हुए उसने बच्चे को यूं उठाया जैसे वो कोई मरा हुआ चूहा है। आखिर उसने बच्चे को इंदु की गोद में दे दिया। इंदु मदन की तरफ देखते हुए बोली, तुम जाओ बाहर। क्यों? बाहर क्यों जाऊं? मदन ने पूछा। जाओ ना, इंदु ने कुछ मचलते कुछ शर्माते हुए कहा, तुम्हारे सामने मैं दूध नहीं पिला सकूंगी। अरे, मदन हैरत से बोला, मेरे सामने नहीं पिला सकेगी? और फिर नासमझी के अंदाज में सर को झटका देकर बाहर की तरफ चल निकला। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने मुड़ते हुए इंदु पर एक निगाह डाली। इतनी खूबसूरत इंदु आज तक नहीं लगी थी। बाबू धनी राम छुट्टी पर घर लौटे तो वो पहले से आधे दिखाई पड़ते थे। जब इंदु ने पोता उनकी गोद में दिया तो वो खिल उठे। उनके पेट के अंदर कोई फोड़ा निकल आया था जो 24 घंटे उन्हें सूली पर लटकाए रखता। अगर मुन्ना रोता तो बाबूजी की उससे 10 गुना बुरी हालत होती। कई इलाज किए गए। बाबूजी के आखिरी इलाज में डॉक्टर ने अधन्नी के बराबर 15-20 गोलियां रोज खाने को दी। पहले ही दिन उन्हें इतना पसीना आया कि दिन में 3-3, 4-4 बार कपड़े बदलने पड़े। हर बार मदन कपड़े उतार कर बाल्टी में निचोड़ता। सिर्फ पसीने से ही बाल्टी 1/4 हो गई थी। रात उन्हें मतली सी महसूस होने लगी थी और उन्होंने पुकारा, बहू जरा दातुन तो देना, जायका बहुत खराब हो रहा है। बहू भागी हुई गई और दातुन लेकर आई। बाबूजी उठकर दातुन चबा ही रहे थे कि एक उबकाए आई। साथ ही खून का परनाला ले आई। बेटे ने वापस सिरहाने की तरफ लिटाया तो उनकी पुतलियां फिर चुकी थीं और कोई ही दम में वो ऊपर आसमान के गुलजार में पहुंच चुके थे जहां उन्होंने अपना फूल पहचान लिया था। मुन्ने को पैदा हुए कुल 20-25 रोज हुए थे। इंदु ने मुंह नोचकर, सर और छाती पीट पीट कर खुद को नीला कर लिया। मदन के सामने वही मंजर था जो उसने तसव्वुर में अपने मरने पर देखा था। फर्क सिर्फ इतना था कि इंदु ने चूड़ियां तोड़ने की बजाय उतार कर रख दी थी। सर पर राख नहीं डाली थी, लेकिन जमीन पर से मिट्टी लग जाने और बालों के बिखर जाने से चेहरा भयानक हो गया था। लोगो, मैं लुट गई की जगह उसने एक दिलदोज आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया था, लोगो, हम लुट गए। घर बार का कितना बोझ मदन पर आ पड़ा था। अब का अभी मदन को पूरी तरह अंदाजा न था। सुबह होने तक उसका दिल लपक कर मुंह में आ गया। वो शायद बच न पाता। अगर वो घर के बाहर बदरू के किनारे सील चढ़ी मिट्टी पर औंधा लेटकर अपने दिल को ठिकाने पर न लाता, धरती माँ ने छाती से लगाकर अपने बच्चे को बचा लिया था। छोटे बच्चे कुंदन, दुलारी मुन्नी, पाशी यूं चिल्ला रहे थे जैसे घोंसले पर शकरे के हमले पर चिड़िया के बोंद चोंचे उठा उठा कर चींची करते हैं। उन्हें अगर कोई परों के अंदर समेटती है तो इंदु। नाली के किनारे पड़े पड़े मदन ने सोचा, अब तो ये दुनिया मेरे लिए खत्म हो गई है। क्या मैं जी सकूंगा? जिंदगी में कभी हंस भी सकूंगा? वो उठा और उठकर घर के अंदर चला आया। सीढ़ियों के नीचे गुस्लखाना था जिसमें घुसकर अंदर से किवाड़ बंद करते हुए मदन ने एक बार फिर इस सवाल को दोहराया, मैं कभी हंस भी सकूंगा?
और वो खिलखिलाकर हंस रहा था। हालांकि उसके बाप की लाश अभी पास ही बैठक में पड़ी थी। बाप को आग में हवाले करने से पहले मदन अर्थी पर पड़े हुए जिस्म के सामने दंडवत के अंदाज में लेट गया। ये उसका अपने जन्मदाता को आखिरी प्रणाम था। इस पर भी वो रो न रहा था। उसकी ये हालत देखकर मातम में शरीक होने वाले रिश्तेदार मोहल्ला सन से रह गए। फिर हिंदू रिवाज के मुताबिक सबसे बड़ा बेटा होने की हैसियत से मदन को चिता जलानी पड़ी। जलती हुई खोपड़ी में कपाल कृपा की लाठी मारनी पड़ती है। औरतें बाहर ही से शमशान के कुएं पर से नहाकर लौट चुकी थीं। जब मदन घर पहुंचा तो वो कांप रहा था। धरती माँ ने थोड़ी देर के लिए जो ताकत अपने बेटे को दी थी, रात घर के घर आने पर फिर से हॉल में ढल गई। उसे कोई सहारा चाहिए था, किसी ऐसे जज्बे का सहारा जो मौत से भी बड़ा हो। उस वक्त धरती माँ की बेटी जनक दुलारी इंदु ने किसी घड़े में से पैदा होकर इस राम को अपनी बाहों में ले लिया। उस रात को अगर इंदु अपना आप यूं उस पर निसार न करती तो इतना बड़ा दुख मदन को ले डूबता। 10 ही महीने के अंदर अंदर उनका दूसरा बच्चा चला आया। बीवी को इस दोजख की आग में धकेल कर खुद अपना दुख भूल गया था। कभी कभी उसे ख्याल आता, अगर मैं शादी के बाद बाबूजी के पास गई होती तो इंदु को न बुला लेता तो शायद वो इतनी जल्दी न चल देते। लेकिन फिर वो बाप की मौत से पैदा होने वाले खसारे को पूरा करने में लग जाता। कारोबार जो पहले बेतवज्जुही की वजह से बंद हो गया था, मजबूरन चल निकला। उन दिनों बड़े बच्चे को मदन के पास छोड़कर छोटे को छाती से गले लगाए इंदु मैके चली गई। पीछे मुन्ना तरह तरह की जिद करता था जो कभी मानी जाती थी और कभी नहीं भी। मैके से इंदु का खत आया, मुझे यहाँ अपने बेटे के रोने की आवाज आ रही है, उसे कोई मारता तो नहीं। मदन को बड़ी हैरत हुई, एक जाहिल अनपढ़ औरत ऐसी बातें कैसे लिख सकती है। फिर उसने अपने आप से पूछा, क्या ये भी कोई रटा हुआ फिक्रा है। साल गुजर गए। पैसे कभी इतने ना आए कि उनमें से कुछ ऐश हो सके, लेकिन गुजारे के मुताबिक आमदनी जरूर हो जाती थी। दिक्कत उस वक्त पर होती जब कोई बड़ा खर्च सामने आ जाता। कुंदन का दाखिला देना है, दुलारी मुन्नी का शगुन भिजवाना है। उस वक्त मदन मुंह लटका कर बैठ जाता और फिर इंदु एक तरफ से आती मुस्कुराती हुई और कहती, क्यों दुखी हो रहे हो। मदन उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहता, दुखी न हूँ। कुंदन का B.A. का दाखिला देना है मुन्नी। इंदु फिर हंसती और कहती, चलो मेरे साथ। और मदन भेड़ के बच्चे की तरह इंदु के पीछे चल देता। इंदु संदल के संदूक के पास पहुंचती जिसे किसी को मदन समेत हाथ लगाने की इजाजत न थी। कभी कभी इस बात पर खफा होकर मदन कहता, मरोगी तो उसे भी छाती पर डाल के ले जाना। और इंदु कहती, हाँ ले जाऊंगी। फिर इंदु वहां से मतलूबा रकम निकालकर सामने रख देती। ये कहां से आ गए, कहीं से भी तुम्हें आम खाने से मतलब है। फिर भी तुम जाओ अपना काम चलाओ। और जब मदन ज्यादा इसरार करता तो इंदु कहती, मैंने एक से दोस्त बनाया है ना। और फिर हंसने लगती। झूठ जानते हुए भी मदन को ये मजाक अच्छा न लगता। फिर इंदु कहती, मैं पूरा लुटेरा हूँ, तुम नहीं जानते। सखी और लुटेरा जो एक हाथ से लूटता है और दूसरे हाथ से गरीब गुरबा को दे देता है। उसी तरह मुन्नी की शादी हुई जिस पर ऐसी ही लूट के जेवर बिके। कर्जा चढ़ा और फिर उतर भी गया। ऐसे ही कुंदन भी ब्याहा गया। इन शादियों में इंदु ही हद भरा करती थी और माँ की जगह खड़ी हो जाती। आसमान से बाबूजी और माँ देखा करते और फूल बरसाते जो किसी को नजर न आते। फिर ऐसा हुआ, ऊपर माँ और बाबूजी में झगड़ा चल गया। माँ ने बाबूजी से कहा, तुम तो बहू के हाथ की पकी खाकर आए हो, उसका सुख भी देखा है, पर मैं नसीबो जली ने कुछ भी नहीं देखा। और ये झगड़ा विष्णु महेश और शिव तक पहुंचा। उन्होंने माँ के हक में फैसला दे दिया और यूं माँ मातलोक में आकर बहू की कोख में पड़ी और इंदु के यहाँ एक बेटी पैदा हुई। फिर इंदु ऐसी देवी भी न थी, जब कोई उसूल की बात होती तो नंद देवर क्या खुद मदन से भी लड़ पड़ती। मदन रास्तबाजी की इस पुतली को खफा होकर हरीश चंद्र की बेटी कहा करता था। चूंकि इंदु की बातों में उलझाव होने के बावजूद सच्चाई और धर्म कायम रहते थे, इसलिए मदन और कुंबे के बाकी सब लोगों की आंखें इंदु के सामने नीचे रहती थीं। झगड़ा कितना भी बढ़ जाए, मदन अपने शौहरी ज़ख्म में कितना भी इंदु की बात को रद्द कर दे, लेकिन आखिर सभी सर झुकाए हुए इंदु ही की शरण में आते थे और उसी से क्षमा मांगते थे। नई भाभी आई, कहने को तो वो भी बीवी थी, लेकिन इंदु एक औरत थी जिसे बीवी कहते हैं। उसके उलट छोटी भाभी रानी एक बीवी थी जिसे औरत कहते हैं। रानी के कारण भाइयों में झगड़ा हुआ और जेपी चाचा की मारिफत जायदाद तकसीम हुई, जिसमें माँ बाप को जायदाद तो एक तरफ इंदु की अपनी बनाई हुई चीजें भी तकसीम की जद में आ गईं और इंदु कलेजा महसूस कर रह गई। जहाँ सब कुछ हो जाने के बाद और अलग होकर भी कुंदन और रानी ठीक से नहीं बच सके थे, वहाँ इंदु का नया घर दिनों ही में जगमग जगमग करने लगा था।
बच्ची की पैदाइश के बाद इंदु की सेहत वो न रही। बच्ची हर वक्त इंदु की छातियों से चिमटी रहती। जहां सभी गोश्त के इस लोथवे पर थू थू करते थे, वहां एक इंदु थी जो उसे कलेजे से लगाए फिरती, लेकिन कभी खुद परेशान हो उठती और बच्ची को सामने झलंगे में फेंकते हुए कह उठती, तू मुझे भी जीने देगी माँ। और बच्ची चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती। मदन इंदु से कटने लगा। शादी से लेकर उस वक्त तक उसे वो औरत न मिली थी जिसका वो मुतलाशी था। गंदा बिरोजा बिकने लगा और मदन ने बहुत सा रुपया इंदु से बाला बाला खर्च करना शुरू कर दिया। बाबूजी के चले जाने के बाद कोई पूछने वाला भी तो न था। पूरी आजादी थी। गोया पड़ोसी सिप्ते की भैंस फिर मदन के मुंह के पास फुकारने लगी, बल्कि बार बार फुकारने लगी। शादी की रात वाली भैंस तो बिक चुकी थी, लेकिन उसका मालिक जिंदा था। मदन उसके साथ ऐसी जगहों पर जाने लगा जहां रोशनी और साए अजीब बेकायदा सी शक्लें बनाते हैं। नुक्कड़ पर भी कभी अंधेरे की तिकोन बनती है और ऊपर खट से रोशनी की एक चौकोर लहर आकर उसे काट देती है। कोई तस्वीर पूरी नहीं बनती। मालूम होता है बगल से एक पाजामा निकला और आसमान की तरफ उड़ गया, या किसी कोर्ट ने देखने वाले का मुंह पूरी तरह से ढांप लिया और कोई सांस के लिए तड़पने लगा। जब ही रोशनी की एक चौकोर लहर एक चौखटा बन गई और उसमें एक सूरत आकर खड़ी हो गई। देखने वाले ने हाथ बढ़ाया तो वो आर पार चला गया, जैसे वहां कुछ भी न था। पीछे कोई कुत्ता रोने लगा। ऊपर तबल ने उसकी आवाज डुबो दी। मदन को उसके तस्वुर के खत व खाल मिले, लेकिन हर जगह ऐसा मालूम हो रहा था जैसे आर्टिस्ट से एक खत गलत लग गया या हंसी की आवाज जरूरत से ज्यादा बुलंद थी और मदन दागे से नए और मुतवाजिन हंसी की तलाश में खो गया। सिप्ते ने उस वक्त अपनी बीवी से बात की जब उसकी बेगम ने मदन को मिसाली शौहर की हैसियत से सिप्ते के सामने पेश किया। पेश ही नहीं किया बल्कि मुंह पे मारा। उसको उठाकर सिप्ते ने बेगम के मुंह पर दे मारा। मालूम होता था किसी खूनन तरबूज का गूदा है जिसके रगो रेशे बेगम की नाक उसकी आंखों और कानों पर लगे हुए हैं। करोड़ करोड़ गाली बकती हुई बेगम ने हाफिजे की टोकरी में से गूदा और बीज उठाए और इंदु के साफ सुथरे सहन में बिखेर दिए। एक इंदु की बजाय दो इंदु हो गईं। एक तो इंदु खुद थी और दूसरी एक कांपता हुआ खत जो इंदु के पूरे जिस्म का अहाता किए हुए था और जो नजर नहीं आ रहा था। मदन कहीं भी जाता था तो घर से होकर नहा धो, अच्छे कपड़े पहन, मगही की एक गिलोरी जिसमें खुशबूदार केवाम लगा हो मुंह में रखकर, लेकिन उस दिन मदन घर आया तो इंदु की शक्ल ही दूसरी थी। उसने चेहरे पर पाउडर थोप रखा था, गालों पर रोज लगा रखी थी, लिपस्टिक न होने पर होंठ माथे की बिंदी से रंग लिए थे और बाल कुछ इस तरीके से बनाए थे कि मदन की नजरें उनमें ओलझ कर रह गईं। क्या बात है आज? मदन ने हैरान होकर पूछा। कुछ नहीं, इंदु ने मदन से नजरें बचाते हुए कहा, आज फुर्सत मिली है। शादी के 15-20 बरस गुजर जाने के बाद इंदु को आज फुर्सत मिली थी, और वो भी उस वक्त जब चेहरे पर झाइयां आ चली थी। नाक पर एक सियाह काठी बन गई थी और ब्लाउज के नीचे नंगे पेट के पास कमर पर चर्बी की 2 तहें सी दिखाई देने लगी थी। आज इंदु ने ऐसा बंदोबस्त किया था कि इन युग में से एक भी चीज नजर न आती थी। यूं बनी ठनी कसी कसाई वो बेहद हसीन लग रही थी। ये नहीं हो सकता, मदन ने सोचा और उसे एक धचका सा लगा। उसने फिर एक बार मुड़कर इंदु की तरफ देखा, जैसे घोड़ों के व्यापारी किसी नामी घोड़ी की तरफ देखते हैं। वहां घोड़ी भी थी और लाल लगाम भी। यहाँ जो गलत खत लगे थे शराबी आंखों को न दिख सके। इंदु सचमुच खूबसूरत थी। आज भी 15 साल के बाद फूला, रशीदा, मिसेस रॉबर्ट और उनकी बहनें उनके सामने पानी भरती थी। फिर मदन को रहम आने लगा और एक डर। आसमान पर कोई खास बादल भी न थे, लेकिन पानी पड़ना शुरू हो गया। उधर घर की गंगा तुगयानी पर थी और उसका पानी किनारों से निकल निकल कर पूरी उतराए और उसके आसपास बसने वाले गांव और कस्बों को अपनी लपेट में ले रहा था। ऐसा मालूम होता था कि इसी रफ्तार से अगर पानी बहता रहा तो उसमें कैलाश पर्वत भी डूब जाएगा। उधर बच्ची रोने लगी, ऐसा रोना जो वो आज तक न रोई थी। मदन ने उसकी आवाज सुनकर आंखें बंद कर ली। खोली तो वो सामने खड़ी थी, जवान औरत बनकर। नहीं, वो इंदु थी, अपनी माँ की बेटी, अपनी बेटी की माँ, जो अपनी आंखों के दुम्बाले से मुस्कुराए और होठों के कोने से देखने लगी। उसी कमरे में जहां एक दिन हरमुल की धूनी ने मदन को चकरा दिया था, आज उसकी खुशबू ने बौखला दिया था। हल्की बारिश तेज बारिश से खतरनाक होती है, इसलिए बाहर का पानी ऊपर किसी कड़ी में से रिश्ता हुआ इंदु और मदन के बीच टपकने लगा। लेकिन मदन तो शराबी हो रहा था। इस नशे में उसकी आंखें सिमटने लगी और तनफुस तेज होकर इंसान का तनफुस न रहा। इंदु, मदन ने कहा और उसकी आवाज शादी की रात वाली पुकार से 2 सुर ऊपर थी और इंदु ने परे देखते हुए कहा, जी, और उसकी आवाज 2 सुर नीचे थी। फिर आज चांदनी की बजाय अमावस थी।
इससे पहले कि मदन इंदु की तरफ हाथ बढ़ाता, इंदु खुद ही मदन से लिपट गई। फिर मदन ने हाथ से इंदु की थोड़ी ऊपर उठाए और देखने लगा। उसने क्या खोया, क्या पाया है? इंदु ने एक नजर मदन के सियाह होते हुए चेहरे की तरफ फेंकी और आंखें बंद कर ली। ये क्या? मदन ने चौंकते हुए कहा। तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं। यूं ही इंदु ने कहा और बच्ची की तरफ इशारा करते हुए बोली, रात भर जगाया है इस चुड़ैल माया ने। बच्ची अब तक खामोश हो चुकी थी, गोया वो दम साधे देख रही थी। अब क्या होने वाला है? आसमान से पानी पड़ना बंद हो गया था। वाकई आसमान से पानी पड़ना बंद हो गया था। मदन ने फिर गौर से इंदु की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मगर ये आंसू खुशी के हैं। इंदु ने जवाब दिया, आज की रात मेरी है। और फिर एक अजीब सी हंसी हंसते हुए वो मदन से चिमट गई। एक तज्जुज़ के एहसास से मदन ने कहा, आज बरसों के बाद मेरे मन की मुराद पूरी हुई इंदु। मैंने हमेशा चाहा था, लेकिन तुमने कहा नहीं। इंदु बोली, याद है शादी वाली रात मैंने तुमसे कुछ मांगा था? हाँ, मदन बोला, अपने दुख मुझे दे दो। तुमने कुछ नहीं मांगा मुझसे। मैंने, मदन ने हैरान होते हुए कहा, मैं क्या मांगता? मैं तो जो कुछ मांग सकता था वो सब तुमने दे दिया। मेरे अजीजों से प्यार, उनकी तालीम, ब्याह शादियां, ये प्यारे प्यारे बच्चे, ये सब कुछ तो तुमने दे दिया। मैं भी यही समझती थी। इंदु बोली, लेकिन अब जाकर पता चला ऐसा नहीं। क्या मतलब? कुछ नहीं। फिर इंदु ने रुककर कहा, मैंने भी एक चीज रख ली। क्या चीज रख ली? इंदु कुछ देर चुप रही और फिर अपना मुंह परे करते हुए बोली, अपनी लाज, अपनी खुशी। उस वक्त तुम भी कह देते अपने सुख मुझे दे दो तो मैं। और इंदु का गला रुंध गया और कुछ देर बाद बोली, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। मदन के हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। वो जमीन में गड़ गया। ये अनपढ़ औरत, कोई रटा हुआ फिक्रा नहीं तो, ये तो अभी ही जिंदगी की भट्टी से निकला है। अभी तो इस पर बराबर हथौड़े पड़ रहे हैं और आतिशी बुरादा चारों तरफ उड़ रहा है। कुछ देर बाद मदन के होश ठिकाने आए और बोला, मैं समझ गया इंदु। फिर रोते हुए मदन और इंदु एक दूसरे से लिपट गए। इंदु ने मदन का हाथ पकड़ा और उसे ऐसी दुनियाओं में ले गई जहां इंसान मरकर ही पहुंच सकता है।